हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ एंड आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो लोग भी आर्मी पब्लिक स्कूल यानी एपीएस में टीचर बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों का अलग अलग डाउट है। तो मैं आप लोगों का जो भी कमेंट्स होता है यूट्यूब पे वो देखते ही रहता हूँ और सभी लोगों को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। और टेलीग्राम पे भी जहाँ तक पॉसिबल होता है आप लोग को रिप्लाई करता हूँ। और कुछ कॉमन डाउट्स है जो मैं इस वीडियो में नोट डाउन कर लिया हूँ आप लोग के कमेंट्स के आधार पे ही, तो वो सब क्लियर करूँगा। सबसे पहला है, सर सीएसबी यानी परमानेंट वैकेंसीज आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए, सीएसबी क्या होता था, कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड, और लास्ट ईयर तक इसके थ्रू जितनी भी रेगुलर पोस्ट वैकेंसीज निकाली जाती थी, परमानेंट वैकेंसीज, तो अभी इसके रिगार्डिंग मीटिंग चल रहा है, मतलब कि परमानेंट लाना है नहीं लाना है। तो आज भी पता चला कुछ जगह मीटिंग वगैरह हुआ था। तो जैसे ही ये सब फाइनल डिसीजन हो जाता है तो जल्द ही आप लोग को AWES वेबसाइट पे इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मतलब मिल जाएगा, या एपीएस की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा कि कब तक आएगा। और लेकिन इसका हम कुछ कंफर्म नहीं कर बता सकता हूँ मैं कि कब तक आ पाएगा सीएसबी के थ्रू। सेकेंड थिंग है कि अभी जितने भी आ रही है कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज आ रही है एलएसबी के थ्रू, लोकल सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 4 साल का रहता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं छोड़ के जा सकते कि नहीं बीच में। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर 4 साल के बीच में आपका कहीं सेंट्रल में या कहीं स्टेट गवर्नमेंट में अच्छा जॉब लग जाता है तो आप जॉब यहाँ से छोड़ सकते हैं। बस ये रहता है कि आप उनका नोटिस पीरियड सर्व कर दीजिए। जैसे ही नोटिस पीरियड का मतलब ये होता है कि आपका कहीं जॉब लगा, सपोज रेलवे में या कहीं और अच्छे जगह पे आपका जॉब लगा, अच्छे डिपार्टमेंट में, आपका स्टेट पीसीएस यूपीएससी कहीं भी लगता है, तो क्या होता है कि आप इनको 1 से 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। क्योंकि जहाँ भी आपका जॉब होगा पहले उनका आएगा ऑफर लेटर, तो उसको ज्वाइनिंग होते होते 2-3 महीने का समय लगता है, जो जो भी डिपार्टमेंट हो। तो उस पीरियड में आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर दीजिए, और आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आप नोटिस पीरियड प्रॉपर सर्व करके जाइएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। और डायरेक्ट छोड़ के कल से चले गए तो आपका कुछ इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो नहीं मिल पाता है, जो आपके सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें यह है कि जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, उनको कुछ ना कुछ प्रेफरेंस या बेनिफिट आगे दिया जाएगा। क्योंकि हो सके, अब इनका क्या डिसीजन होता है, या तो हो सके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनका एक अलग से इंटरव्यू लेके उनको परमानेंट कर दे आगे। तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, वो चीज़ें होगा। लेकिन जो ऑलरेडी उनके एम्प्लॉई हैं और वर्क कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ आगे हो सके वो लोग प्रेफरेंस आपको देंगे। तो ये रहा। अब इसमें एक और डाउट आ रहा है ज़्यादा लोगों का कि ओएसटी से रिगार्डिंग आ रहा है, जैसे कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट से रिगार्डिंग। तो देखिए, अलग अलग जगह पे, जैसे कि इस साल से क्या कर दिया गया, ओएसटी का जो पैरामीटर है थोड़ा बढ़ा दिया गया है, और इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट्स को दिक्कत हो रहा है, और मुझे भी दिक्कत लग रहा है कि बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स अवेयर नहीं थे कि उनको 130 नंबर मांग दिया जाएगा। और लास्ट ईयर तक तो नोटिफिकेशन में यही था कि मतलब 50% यानी 100 नंबर वाले एलिजिबल हैं। अब इस साल से 130 बहुत जगह एपीएस में मांगा जा रहा है, तो कैंडिडेट्स को परेशानी हो रहा है क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर नहीं थे इस रिगार्डिंग। तो दिक्कत तो हो रहा है इसमें, नो डाउट। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और तो इस साल से वही है कि 2025 वाला जो भी ओएसटी दिए हुए हैं, तो जहाँ जहाँ 130 लिख रहा है तो वही सब अप्लाई कीजिए। मतलब कि अब गारंटेड नहीं है कि आपका कॉल आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। जो कम नंबर वाले जिनका 120 है, 10 है, 100 है, तो वो लोग सोच रहे हैं कॉल, तो इसका कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आपका कॉल आ ही जाएगा, कम पे अप्लाई कीजिएगा। वो डिपेंड करेगा वहाँ पे कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा। अब किनको कॉल आएगा नहीं आएगा, तो वो आपके ओवरऑल परसेंटेज एकेडमिक्स में कितने हैं, और आपका ओएसटी स्कोर अच्छा है, सीटेट वगैरह, जो ओवरऑल चीज़ें आपका देख के वो लोग फिर आपको कॉल करेंगे। और बहुत सारे एपीएस में जो वैकेंसीज आ रही है, तो वहाँ तो ये भी बोल दिया है कि आप ओएसटी नहीं भी दिए तब भी अप्लाई कर सकते हैं।
मतलब जॉब होने के 2 साल के अंदर में आप ओएसटी पास कर जाइएगा। तो वैसा एपीएस में आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको मौका मिल रहा है। बाकी इसमें रिस्क लेना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कुछ कुछ जगहों पे जो आ रहा है, थोड़ा बहुत जो बॉर्डर लाइन पे हैं तो वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए तो अच्छी बात है, वो डिपेंड करता है वहाँ पे। और तो यही है। और 23-24 में जो भी वो दिए हुए थे तो उनसे 70% और 100 नंबर मांगा जा रहा है। उससे पहले जो भी कार्ड रहेगा तो चलेगा। और तो देख लीजिए, अगर जहाँ जहाँ नहीं मांग रहा है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। इसके अलावा सीटेट या स्टेट के या टेट के बारे में पूछ रहे हैं कि सीटेट जो है, तो सीटेट ज़्यादातर में आपका, जैसे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट का पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें 90 नंबर होना चाहिए। और जैसे 90 नंबर होना चाहिए पेपर 2 में टीजीटी पोस्ट के लिए। और टेट वाला जो है, अगर सीटेट नहीं पास किए हैं, अगर टेट आप पास कर रखे हैं जिस भी स्टेट से हैं, हरियाणा से हैं तो एच टेट क्लियर किए हुए हैं, पंजाब टेट है, यूपी टेट है, स्टेट है बिहार का, तो जहाँ का भी जो बस बंगाल टेट है, तो कुछ भी टेट अगर पास है तो उसमें भी 60% नंबर है तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं उसका मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगा के। तो सीटेट या टेट पेपर 2 जो है टीजीटी में मांगता है, और सभी कैटेगरी के लिए 90 नंबर है। एससी एसटी ओबीसी को कोई रिजर्वेशन इसमें नहीं रहता है। इसके अलावा सीटेट टेट आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और इस पे ये भी लिखा रहता है, मान के चलिए कि अभी जो फरवरी में होने वाला है तो उसके अकॉर्डिंग आपका ज्वाइनिंग तक, जो भी आपका ज्वाइनिंग आएगा मार्च में या मार्च के जब तक देगा आपका ज्वाइनिंग, तो उस समय तक आपके पास सीटेट पास का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी है। मान के चलिए इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया और नहीं, आप सब चीज़ में सेलेक्टेड हो गए और उस टाइम तक सीटेट वाला नहीं है, तो इसमें कहीं कहीं ये ऑप्शन रहता है कि आपको एडहॉक पे रख लेते हैं वो लोग। एडहॉक क्या होता है कि 1 साल के लिए, जो 11 मंथ्स के लिए होता है, तो उसके लिए आप लोग को रख लेते हैं। तो वो आप अगर हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे लीजिए, क्लियर हो जाता है, अच्छी बात है। इस बेसिस पे अगर कॉल आ जाता है, सीटेट नहीं भी पास है तब भी, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि बीएड मेरा कंप्लीट नहीं है या लास्ट ईयर है, थर्ड ईयर है, भर सकते नहीं भर सकते। तो देखिए अगेन, जब तक बीएड आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो वो लोग बीएड में क्या मांगते हैं आपसे, 50% नंबर मांगते हैं आपका बीएड में फाइनल में। तो जब तक 50% के साथ आप पास नहीं कीजिएगा तो वो लोग आपको फिर कॉल नहीं करेंगे। इसलिए बीएड अपियरिंग वाले जो ये सब हैं आप नहीं भर सकते। बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, बीएड में 50% सभी वाले को मैंडेटरी है। और ये चीज़ हो गया, मतलब आपका 4th सेमेस्टर फाइनल ईयर है तो उससे नहीं मतलब, आपका कंप्लीट इस डेट तक हो जाना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो कुछ लोगों का ये डाउट है कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो देखिए इंटरव्यू इंग्लिश में हिंदी में, वैसे तो ज़्यादातर इंग्लिश ये लोग प्रेफर करते हैं कि आप अच्छे कम्युनिकेट कर सकें उनसे, और जो भी इंटरव्यू पैनल रहेगा। लेकिन मेरा कुछ कैंडिडेट से बात हुआ या कुछ टीचर्स से भी बात हुआ जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हुए हैं एपीएस में, उनसे पूछा कि भाई आप लोग का इंटरव्यू कैसा दिया था, आप लोग हिंदी में दिए थे इंग्लिश में। उन लोगों ने खुद ही बताया कि सर मेरा इंटरव्यू जो हुआ था बाईलिंगुअल हुआ था, मतलब मैं हिंदी इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश हुआ ही नहीं था, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी वहाँ पे यूज़ कर लिया था। उनका मेन मकसद ये होता है कि आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ये मतलब नहीं होता है कि आप बहुत ही अच्छा एकदम खतरनाक एक्सेंट में इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपका हम सिलेक्शन कर ही लेंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज, तो मेन थिंग इज़ योर सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज पे कमांड है, अच्छा है पकड़, तो अगर आप उनके हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए ढंग से तो आपको ज़रूर सिलेक्शन होगा वहाँ पे। इससे मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश कितना आप बोल पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। हाँ मतलब काम चलाओ ठीक ठाक तो आपको आना चाहिए, नॉर्मल इंट्रो वगैरह की अपना ये सब चीज़ें, तो उससे आप हेजिटेट मत होइए। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड कीजिए, जो भी है, जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप कर रहे हैं। अगर 11-12 पीजीटी कर रहे हैं तो 11-12 का एनसीईआरटी पढ़िए, और उससे रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह आपके बुक के वो चैप्टर्स हैं उनके कवर कर लीजिए। टीजीटी वाले कर रहे हैं तो जो भी 9-10th पे ज़्यादा फोकस कीजिए, 6 to 10th की जो भी एनसीईआरटी की बुक हैं वो सबको पढ़ाई कीजिए। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं टीजीटी वाले, तो 9-10th पे ज़्यादा फोकस करके जाएँ। पीआरटी वाले 1 to 5 के लिए। तो इस तरह से आप लोग
अगर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन मान के चलिए एक एपीएस में नहीं होता है, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, तो ऐसे करके किसी न किसी में तो होगा। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एक हमारे सब्सक्राइबर भी है, एक सर भी है, तो उनका सिलेक्टेड ऑलरेडी रेगुलर पोस्ट में हुआ है। और आप वो बता रहे थे कि मुझे 4-5 जगह रिजेक्शन मिला, लेकिन एक स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और उसमें क्या है कि मैंने उनसे पूछा कि सर आपका कहीं जो था आर्मी बैकग्राउंड था, बोले कि मेरा कोई भी आर्मी बैकग्राउंड नहीं था, और फिर भी वो परमानेंट जॉब पे वर्किंग है वहाँ पे, और रेगुलर जॉब पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। और पूछा कि आपका कोई एक्सपीरियंस भी था, तो बोले कि नहीं मेरा 5-6 महीने का बस एक्सपीरियंस था, ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस उनका था भी नहीं था। तो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन उनको यही 3-4 जगह उनको आइडिया लग गया, फिर कैसा इंटरव्यू का प्रोसेस वगैरह चल रहा था, फिर देते देते आपको एक आध अच्छा ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पहली बार में गया आपका पहली बार में, वो किस्मत अच्छा है, और किस्मत के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए कि आप वहाँ पे प्रॉपर आंसर कर सके। तो मैं यही सजेशन करूँगा, आप लोग अपना सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना सब्जेक्ट को इम्प्रूव कीजिए, अपने अंदर जो भी कमियां उनको मतलब कि अच्छी तरह ब्रशअप कीजिए, तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। एक में नहीं होगा, दूसरे जगह होगा, है ना। कई कई तो होते हैं कि उनको एक एक बार में 3-3 जगह से ऑफर लेटर आ जाता है, तो वो चीज़ें होता है। और ये मैटर नहीं करता है कि आपके कोई फैमिली में आर्मी से रहे या तभी आपका सिलेक्शन होगा, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, लोगों के मन में एक निगेटिविटी रहता है कि हाँ बस आर्मी वाले को ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करते हैं, अब सीटें रहता है 1-2, अब जितने लोगों का नहीं हुआ वो तो वही बोलेंगे कि सब सेटिंग था पहले से ही, उन्हीं लोग का हो गया वहाँ पे। तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है, आप अच्छा से दीजिए, होगा, ज़रूर होगा। तो आप बस अपने सब्जेक्ट पे ध्यान रखिए और पढ़ाई करके रखिएगा, अच्छे से रखिएगा। मान के चलिए इसमें नहीं हो रहा है, दूसरे में काम आ जाएगा, तो पढ़ाई तो बेकार जाता नहीं है, तो इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान रखिए। तो अब ये है गया कि सैलरी से रिगार्डिंग, तो सैलरी ये होता है कि जैसे कि मतलब ज़्यादा का फ्लक डिफरेंस नहीं है इसमें सैलरी, मतलब कि अगर आप पीजीटी में हैं तो 50 के राउंड है, 50 के राउंड, वो डिपेंड करता है। 49-50 पीजीटी में, टीजीटी में 45 के राउंड, और 42-43 इसमें आपका पीआरटी में। अलग अलग सिटी में 2-3 हज़ार का फ़र्क होता है, वो आपके सिटी टू सिटी थोड़ा वेरिएशंस होता है, एचआरए वगैरह इन सब में फ्लक्चुएट होते रहता है। तो ये इनका सैलरी हो गया। अब मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जो भी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पीजीटी वाले अपना 50% पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, और बीएड में आपके 50% नंबर होना चाहिए, तो आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपका ग्रेजुएशन में 50%, इसके अलावा आपका बीएड में 50% मार्क्स, और सीटेट या टेट किसी भी स्टेट से आप किए हुए हैं, सीटेट है तो और अच्छी बात है, पेपर 2 है या तो टेट कहीं का क्लियर कर रखे, तब आप अप्लाई कर सकते हैं विथ 90 मार्क्स आपके सीटेट में, पेपर 2 टीजीटी के लिए। और पीआरटी के लिए बीएलएड या डीएलएड होना चाहिए, जिसमें आप 2 साल वाला कोर्स होता है, और उसमें आपका ग्रेजुएशन कर रखे और 50% नंबर हो, और सीटेट या टेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक और ध्यान में है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर 2-3 एपीएस में हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते। तो आप जितने भी एपीएस में चाहिएगा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर में लिखा होता है कि मतलब क्लस्टर दिए 4, क्लस्टर 5, इस तरह से, तो उसमें जितने एपीएस होते हैं तो वो सब एक ही क्लस्टर के अंदर में है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप टीजीटी साइंस में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 2-3 एपीएस में उसी क्लस्टर वाले में ही 3 फॉर्म भेज दीजिए आप, वैसा नहीं करना है। मतलब एक क्लस्टर के अंदर में एक ही फॉर्म आप भेजिए, जैसे टीजीटी साइंस के लिए कर रहे हैं तो टीजीटी साइंस वाला ही भेजिए, फिर दूसरे क्लस्टर की वैकेंसी आ रही है तो उस वाले में आप फिर अप्लाई कीजिए, फिर तीसरे कहीं और ग्वालियर का आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, मतलब भोपाल का आ रहा है, कहीं हरियाणा का आ रहा है, तो अलग अलग जो क्लस्टर से सब जो जो फॉर्म निकल रही तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, दूसरा चीज़ ये है कि टीजीटी साइंस में आप अप्लाई कर रहे हैं उस क्लस्टर वाले में, दूसरे में अगर मान के चलिए आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हैं सेम क्लस्टर में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीआरटी में भी एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 फॉर्म उसके लिए फिर भेजना पड़ेगा, और 3 डीडी बनवाना पड़ता है। तो वही है, 3 सेपरेट फॉर्म और 3 डीडी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब भेजिएगा आप, जो भी अप्लाई कर रहे हैं जितने भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब
उसको स्पीड पोस्ट बाय कुरियर या हैंड से भी जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो भी इंटरव्यू वगैरह जो हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। हालांकि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी आपका अभी जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका शॉर्टलिस्ट होगा, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा और एक ईमेल भी आ जाएगा कि इस डेट को आपका इंटरव्यू है। अब आपको क्या क्या रहेगा, तो इंटरव्यू के लिए आपका सबसे पहला चीज़ कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी है वो सबसे पहले आपका वेरीफाई होगा वहाँ पे कि जो आप अप्लाई करके भेज रहे हैं वो सब सही है कि नहीं, और वो वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद सभी को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दूसरा काम क्या होगा, सीपीटी देना पड़ता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट, ये एक क्वेश्चन पेपर दे देंगे आपको, कंप्यूटर पर बैठा देंगे और बोलेंगे ये सब बना के आप अपना एक फोल्डर बना के वहाँ सेव कर दीजिए, तो ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद से आपका होता है इंटरव्यू। अलग अलग जगह थोड़ा आगे पीछे होता है, कहीं आपको डेमो के लिए बोल देंगे, तो डेमो के लिए आप कोई भी 2 टॉपिक आप प्रिपेयर करके चले जाइएगा अपने मन से। बाकी वहाँ भी आपको कुछ भी रैंडम टॉपिक भी वो लोग दे देंगे कि आप इस चीज़ पे डेमो, तो वो भी डिपेंड करता है। तो ज़्यादा देर नहीं, अगर 3-4 मिनट 5 मिनट जो भी डेमो, आपको जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़ाइए, और कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउ यू इंट्रोड्यूस दिस, मतलब कुछ भी बोल देंगे, सिमिलरिटी कैसे पढ़ाइएगा, सर्कल के बारे में कॉन्सेप्ट समझाइए, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जो मन आया, पॉलिनोमियल कैसे पढ़ाइएगा, तो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो वो आप डेमो वगैरह जो अच्छे से कर लिया सब्जेक्ट वगैरह पे, और नॉलेज हो गया। इसके अलावा कहीं कहीं क्या हो रहा था, जैसे लास्ट ईयर कुछ कैंडिडेट बताए थे, एक कटोरे दे दिए थे, जो कटोरे में एक कुछ 4-5 चिट रखा गया था, आपको उसमें से एक चिट निकालना था, और आपको वहाँ पे जो उस चिट में निकल गया उसी के बारे में आपको वहाँ पे पढ़ाना था, कुछ बताना था। तो वो अलग अलग एपीएस में डिपेंड करता है। तो ओवरऑल यही है कि आप इसके बाद से आपका क्या रहेगा कि फिर इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के लिए आपका सब बोर्ड वगैरह रहता है, और 7-8 लोगों का मेंबर रहता है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। उसमें 1-2 आर्मी पर्सनल भी रहते हैं इंटरव्यू में लिए, जो कर्नल ब्रिगेडियर रैंक के, अलग अलग प्रिंसिपल वगैरह सब बैठेंगे वहाँ पे, एपीएस वगैरह की आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होगा और आपको सब चीज़ एक्सप्लेन वगैरह वहाँ पे करना रहता है। अब कहीं कहीं बोलते हैं कि टीएलएम वगैरह बना के ले जाना है कि नहीं, ये सब चीज़ें, या लेसन प्लान वगैरह जो है वो ले जाना है कि नहीं। तो वो चीज़ आपके कॉल लेटर में लिख के आएगा, जब भी कॉल लेटर आएगा, अगर बोल रहा है कि लेसन प्लान चाहिए तो आप बना के ले जाइएगा। वैसा नहीं है लिखा है कॉल लेटर में तो ज़रूरी नहीं है आपको ले जाना, आप पढ़ा सकते हैं कोई भी टॉपिक को आराम से वहाँ पे पढ़ा दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हो गया। उसके बाद इंटरव्यू में आपसे जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, मान के चलिए आपसे 7-8 क्वेश्चन पूछे और सबका सही सही जवाब दीजिएगा, तो आपको क्यों नहीं रखा जाएगा वहाँ पे। आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको सही वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज अच्छा है, कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं सही टाइम पे, तो इंटरव्यू देने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे है। तो यही सब है। और ओवरऑल यही जाता है कि अपने सब्जेक्ट नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सिलेक्शन होगा। और जब आपका सब्जेक्ट अच्छा रहेगा ना, तो आप लोग को कॉन्फिडेंस भी अंदर से रहेगा कि हाँ कुछ भी पूछे तो ये, अब आपको डाउट रहेगा कि हम तो वो पढ़ के ही नहीं जा रहे, उस चैप्टर से पूछ दिया तो क्या होगा, तो वैसे फिर मोरल डाउन रहेगा आप नहीं। तो अभी आप फॉर्म भर दीजिए, अब बस इंटरव्यू का इंतज़ार कीजिए, और ज़्यादातर इंटरव्यू जो है आपका फरवरी मिड तक हो जाएगा, फरवरी मिड तक। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मतलब हाँ मान के चलिए 1 महीने का टाइम है, तो फरवरी मिड तक आपका हो जाएगा। उसके 1 महीने के अंदर में, कहीं कहीं 20-25 दिन, 1 महीने के अंदर में आपका सिलेक्शन हुआ ही नहीं हुआ आपको मेल या कॉल आ जाएगा। और बहुत जगह तो वेबसाइट पे लिस्ट भी पब्लिश कर देते हैं, तो वो सब आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। बस आप अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जॉब लगे इस साल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।